हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करते हैं मर्केंटाइल लॉ में यूनिट 4 की, जो कि आपका कंसिडरेशन पर है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ वर्षा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की आपको कोई भी क्वेरी लगती है तो नीचे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले देख लेते हैं कंसिडरेशन क्या होता है, यानी कि इसके मीनिंग की पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन क्या है। तो पहले तो ये हमने एक केस लिया है जिसके थ्रू ये कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है, जो कि है क्यूरी एंड मीसा। 1875 में ये इंग्लिश केस आया था। ठीक है, कंसिडरेशन जिसमें डिफाइन किया गया था जैसे कि अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ द लॉ में कंसिस्ट ईदर इन द सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट एक्वायरिंग to one party or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other। यानी कि यहाँ पर ये है कि कंसिडरेशन वो होता है जिसमें एक पार्टी को कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ इंटरेस्ट होता है उसका, किसी को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देने का, या फिर किसी से अपना काम करवाने का, जिसमें उसको कुछ राइट मिलते हैं, कुछ इंटरेस्ट होता है, या फिर प्रॉफिट वो लेता है, या उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते हैं, तो वो उसका कंसिडरेशन कहलाता है। बट टू द डेफिनेशन देयर शुड बी एडेड, लेकिन इस डेफिनेशन में कुछ चीज़ें ऐड की गई, जैसे कि द बेनिफिट एक्वायरिंग टू और द डिटरमेंट सस्टेन्ड वॉज इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस गिवन और रिसीव्ड। इसमें क्या होता है कि जो भी बेनिफिट एक्वायर होते हैं तो वहाँ पर कुछ प्रॉमिस दिए जाते हैं और कुछ लिए जाते हैं, यानी रिसीव किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप एक सिंपल, ये सब चीज़ें छोड़ो, आप एक सिंपल चीज़ समझो। जब आप किसी का काम करते हो, ठीक है, तब आप, जैसे कि आप किसी का काम कर रहे हो तो आप उसको सर्विस दे रहे हो अपनी, तो आप उस सर्विस के बदले कुछ अपना इंटरेस्ट भी तो रखोगे उस चीज़ में, कुछ अपना प्रॉफिट या कुछ अपना बेनिफिट भी तो रखोगे। यानी कि आप उससे कुछ पैसे लोगे, पैसे ना लेके आप उससे कुछ और भी हेल्प ले सकते हो, जैसे कि आपने उसके बदले में कुछ और ले लिया, या फिर आपने उससे कुछ और काम करवा लिया। तो वो जो आप उसके बदले में कुछ रिसीव कर रहे हो, वो आपके लिए कहलाता है कंसिडरेशन। ठीक है, अब देखो एक और डेफिनेशन है, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में डिफाइन की गई है। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to abstain from doing something, such act or abstain और promise is called a consideration for the promise। देखो बहुत थोड़ा यहाँ पे लोचा हो गया है, बहुत सिंपल तरीके से समझो। यहाँ पर एक पर्सन जिसने प्रॉमिस करवाया आपसे कि आपको कुछ काम करना है, और आपने उसको प्रॉमिस किया ठीक है मैं ये काम करूँगा, तो आप क्या हो गए, प्रॉमिसी हो गए। तो आप, उसने कहा आपसे कुछ काम करने को या फिर कुछ काम ना करने को, दोनों ही चीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो उसने आपसे कुछ करवाया या उसने आपसे कुछ हेल्प ली, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बदले में उसने आपको कुछ दिया, ठीक है, वो काम करने के लिए या ना करने के लिए, तो वो आपके कहलाएगा कंसिडरेशन। ठीक है, क्लियर है? अब समझो, अब यहाँ पर आपको ये कुछ चीज़ें समझने की हैं, जैसे कि कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमाइज़र। जो कंसिडरेशन है वो प्रोमाइज़र की डिज़ायर पे होना चाहिए, यानी कि उसकी इच्छा पे होना चाहिए। आप उसको डरा धमका कर नहीं ले सकते हो। ठीक है, यानी कि कंसिडरेशन उसके द्वारा ऑफर किया हुआ होना चाहिए, उसकी डिज़ायर पर और उसकी रिक्वेस्ट पर भी हो सकता है। अदरवाइज इट would not be considered as voluntary act or does not form a valid consideration। सेम वही चीज़ हो गई कि अगर आप उससे डरा धमका के उससे पैसे लोगे तो वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री नहीं रहेगा। अब ये जो डिज़ायर है उसकी एक्सप्रेसिव भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो कुछ भी प्रोमिसी के द्वारा किया गया है बाय वे ऑफ कंसिडरेशन शुड बेनिफिट द प्रोमाइजर, उससे प्रोमाइजर को कोई बेनिफिट मिले, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक केस समझ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक केस है इसका जो कि 1880 में आया था, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। उसमें मिस्टर डी ने प्रॉमिस किया था मिस्टर पी को,
ठीक है। अ कमीशन और आर्टिकल सोल्ड बाय हिम इन अ मार्केट इन विच ही ऑक्यूपाइड अ शॉप इन कंसिडरेशन ऑफ मिस्टर पी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने एक आर्टिकल सोल्ड किया था उनको मार्केट में, जो कि उन्होंने एक शॉप को ऑक्यूपाई किया था उस कंसिडरेशन में। ठीक है, और वहाँ पर मिस्टर पी जो है उन्होंने कुछ पैसे खर्च किए थे उस कंस्ट्रक्शन पर, उस मार्केट में कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें, लेकिन लेटर मिस्टर पी जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उसको मिस्टर डी को देने के लिए। अब यहाँ पे मिस्टर डी ने फाइल कर दिया केस रिकवरी के लिए, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पर वो इन्फोर्स नहीं था और इट वाज विदाउट कंसिडरेशन, और ये विदाउट कंसिडरेशन था क्योंकि कंस्ट्रक्शन करवाना किसी भी मार्केट का जो कि मिस्टर डी ने किसी भी तरह का फॉर्म पे कंसिडरेशन नहीं दिया था, तो यहाँ पर क्या हो गया कि वो उसकी रिक्वेस्ट पे नहीं था, मिस्टर पी की रिक्वेस्ट का नहीं था, वो वॉलेंट्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की रिक्वेस्ट वॉलेंट्री होनी जरूरी है, जो कि है कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या केस निकल कर आया कि यहाँ पर जो पर्सन था, थर्ड पार्टी थी, वो कोई भी यहाँ पे वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो वो वहाँ पर अगर वो किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो वो वहाँ पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये कंस्ट्रक्शन मैंने करवाया है, और वहाँ पर इसलिए वो रिकवरी उसकी नहीं ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है द कंसिडरेशन में कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग सम एक्ट। अब यहाँ पर ये है कि ऐसे कुछ कंसिडरेशन है जो कुछ एक्ट और कुछ आपको रोकते हैं किसी चीज को करने से। इसका मतलब ये है कि आपका ये एक्ट, मैंने पहले भी बताया था, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी इसमें आपको कुछ काम करने को बोला भी जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप कुछ काम ना करो, इसके लिए भी ये हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉरबियरेंस टू स्यू। फॉरबियरेंस टू स्यू का मतलब यहाँ पर यह है, एक एग्जाम्पल से समझो। एक वाइफ रेडी हुई अपने हस्बैंड के को सुई करने के लिए फॉर द मेंटेनेंस अलाउंस। ठीक है, उसने अपने हस्बैंड के ऊपर स्यू कर दिया मेंटेनेंस अलाउंस के लिए। अब यहाँ पर हस्बैंड एग्री हो गया उसको पे करने के लिए, मंथली मेंटेनेंस अलाउंस देने के लिए एग्री हो गया। शी फॉरबियर्स टू स्यू। वाइफ फॉरबियर्स कंस्टिट्यूट अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर हस्बैंड प्रॉमिस टू पे अलाउंस। अब यहाँ पर क्या हो गया, हस्बैंड क्या हो गया, यहाँ पर उसको देना ही होगा क्योंकि यहाँ पर वो एग्री हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ कंसिडरेशन आपके ऐसे भी होते हैं जो कुछ काम करने के लिए आपको दिए जाते हैं। अब यहाँ पर हस्बैंड को तो वाइफ से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर वो हस्बैंड क्या है, उसको वाइफ को मेंटेनेंस अलाउंस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है कंपोजिशन विद क्रेडिटर्स। कंपोजिशन विद क्रेडिटर्स की बात करें तो अगर हम एक अनसाउंड डेटर की बात करें, जो एब्सोल्यूट अनसाउंड डेटर है, वो एक ऑफर रखता है अपने क्रेडिटर से के साथ। अब यहाँ पे जो क्रेडिटर है उसको एग्री हो जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट जो है, जब एग्रीमेंट पूरा होगा तो ये वैलिड माना जाएगा बोथ पार्टीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि उसको पहले से पता था कि ये साउंड माइंड पर्सन है, साउंड माइंड डेटर है, लेकिन फिर भी उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अब उसको वो पेमेंट करना ही होगा जब भी वो उस फैसिलिटी को अवेल कर लेता है। नेक्स्ट आता है कंप्रोमाइज ऑफ अ पेंडिंग सूट। अब यहाँ पर कंप्रोमाइज ऑफ अ पेंडिंग सूट का मतलब ये है, कंप्रोमाइज ऑल्सो अमाउंट्स टू फॉरबियरेंस। देयरफॉर जो कॉम्प्रोमाइज है, किसी भी डिस्प्यूट का जो कॉम्प्रोमाइज है या कोई भी पेंडिंग क्लेम है, वो एक गुड कंसिडरेशन में होगा, जहाँ पर जो पर्सन जिसने क्लेम किया है वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल है। पास्ट है, किसी काम को करने से रोका गया था या फिर किसी काम को उसको करने को बोला गया था। प्रेजेंट का मतलब ये है कि आपने किसी काम को करने को बोला है और या फिर आपने उसको कहा है कि आप ये काम नहीं करोगे। और फ्यूचर का मतलब ये है कि आपने किसी को बोल दिया कि आपको ये काम करना पड़ेगा, या फिर तब जब आपको ये काम करना होगा तो आप उस समय ये काम नहीं करोगे और अब मैं आपको उसको बदले में इतना अमाउंट दूंगा। तो ये होता है आपका कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड। ठीक है,
तो यहाँ पर जो पास्ट कंसिडरेशन है वो किसी भी तरह का कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, बट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इट मे बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो इंग्लिश लॉ में पास्ट कॉन्सेप्ट को नहीं माना जाता, जबकि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों टर्म को वहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन कैन बी मूव्ड बाय मेन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और बाय द थर्ड पार्टी ऑन हिज बिहाफ। अब यहाँ पर यह है जो आपका कंसिडरेशन है वो मेन पार्टी या फिर थर्ड पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की उसके द्वारा मूव किया जा सकता है उसके बिहाफ पर। तो यहाँ पर ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को कुछ पेमेंट करना था, ठीक है, लेकिन उस पर्सन ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हें जो पेमेंट करना था वो तुम मुझे पेमेंट ना करके मुझे इस थर्ड पर्सन को पेमेंट करना है, तुम उसको पेमेंट कर दो, ठीक है। तो आप मुझे दोगे फिर मुझे उसको देना होगा, तो आप डायरेक्ट उसको कर दो। तो आपने क्या किया कि आपने उसके बिहाफ पर जो थर्ड पर्सन है उसको डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, या तो कंसिडरेशन एक तो मूव हो गया मेन पार्टी से, और या फिर आपने उसके बिहाफ पर थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडेक्वेट। इसका मतलब ये है कि कंसिडरेशन ये जरूरी नहीं है कि एडेक्वेट यानी कि प्रॉपर हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार ये कहा गया है कि कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि वो जरूरी हो कि उसके इक्वल वैल्यू में हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जरूरी है वहाँ पे। अब जैसे कि दो पार्टी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपके बीच दोनों पार्टी के बीच में जो कंसिडरेशन है वो प्रॉपर उसी वैल्यू का हो जिस प्रॉपर वैल्यू में उन लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की और वो प्रॉपर्टी थी 10 लाख रुपीज़ की, लेकिन वहाँ पर उसने उसको सेल किया 8 लाख रुपीज़ में। तो दोनों के बीच में कंसिडरेशन है और दोनों की वहाँ पे फ्री कंसेंट भी है। ऐसा नहीं है कि उसको 8 लाख रुपए में वो सेल कर रहा है तो किसी की जोर जबरदस्ती में कर रहा है, ठीक है। वो खुद की कंसेंट से उसको सेल कर रहा है और यहाँ पे कंसिडरेशन भी है दोनों के बीच में। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रॉपर कंसिडरेशन हो, 10 लाख की है तो भाई 10 लाख में ही बेचे, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। अब जो कंसिडरेशन है वहाँ ये कहा गया है कि मस्ट बी रियल होना चाहिए, ऐसा नहीं है इल्यूजरी हो। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम ये मानते हैं कि एडिक्वेट नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट ना हो, लेकिन रियल और कॉम्पिटेंट जरूर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वो फिजिकली वहाँ पर होना चाहिए, फिजिकली उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इल्यूजरी उसको पे कर दिया या फिर इल्यूजरी बीच में बोल दिया कि हाँ इतना होगा या फिर इसकी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजिकली और लीगली वो वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी कंसिडरेशन कोई किसी भी मनी फॉर्म में नहीं है तो वो इल्यूजरी कंसिडरेशन कहा जाएगा। यानी कि वो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो कंसिडरेशन है वो आपका मनी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इल्यूजरी स्टेज से हो रहा है या फिर इल्यूजरी बेसिस पर किया जा रहा है तो वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या फिर हम बोल सकते हैं कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। अब कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी कंसिडरेशन है लॉफुल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इमॉर्टल हो, ये पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करना चाहिए और फ्रॉडलेंट नेचर का नहीं होना चाहिए। अगर ये इस तरह का होगा तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो वॉइड कहलाएगा, तो ये हमारा लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट है, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके जो कि हमारे सेक्शन 25 में डिफाइन किए गए हैं, तो पढ़ लेते हैं ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन हैं जिसमें हमारा जो कंसिडरेशन है वॉइड कहलाता है। जैसे कि एग्रीमेंट्स मस्ट एक्सप्रेस्ड इन रिटन, जो हमारे एग्रीमेंट है वो रिटन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा कंसिडरेशन फर्स्ट देख लेते हैं पहले, नेचर लव एंड अफेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा जो एग्रीमेंट है उसका नेचर लव एंड अफेक्शन पर बेसिस नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने अपनी वाइफ को ही कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी और आपने कह दिया कि भाई ये तो मेरी वाइफ है और मैं इससे क्या पैसे लूँगा,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, अपने पैसों की धोखाधड़ी कर रहे हैं और अपने पैसों को बचा के चल रहे हैं जिससे कि आप पे टैक्स ना लगे, तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि एग्रीमेंट हमारा एक्सप्रेस्ड होना चाहिए रिटन में। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ ऑफ टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी के कागज निकाल के अपने वाइफ को या अपने भाई को दे दिए, और क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं टैक्स से बचने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या फिर अपने वाइफ को आपने कुछ अमाउंट ही दे दिया, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर है प्रॉमिस इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन। आपका जो प्रॉमिस है वो लव एंड अफेक्शन के बेसिस पर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक तरह से इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को यहाँ पर रोका गया है, और अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो हमारे एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे। एग्रीमेंट शुड बी बिटवीन पार्टीज एंड स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। एग्रीमेंट जो है हमेशा पार्टी के बीच में होना चाहिए, और ये भी देखा जाना चाहिए कि उन लोगों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो। रिलेशन का मतलब है लॉफुल रिलेशन हो। ऐसा नहीं है कि आपने लव एंड अफेक्शन के बेसिस पर ही किसी के संग कोई भी डील कर ली, यानी कि प्रॉपर अगर आप उसके संग कांटेक्ट कर रहे हो तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर वो सारी चीज़ें रिटर्न में होनी चाहिए, और आपका एक वहाँ पे रियल कंसिडरेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट वॉलंटरी सर्विस। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉमिस जरूर होना चाहिए कि आप होली या फिर पार्ट में उसको वो कंसिडरेशन दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको बोल दिया कि हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन आप उसको कुछ भी पे ना करो। इफ द पर्सन इज ऑलरेडी वॉलेंटरली डज समथिंग फॉर द प्रोमाइजर, यानी कि अगर वो वॉलेंटरली कर रहा है तो उसको प्रोमाइजर के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन कुछ करता है प्रोमाइजर के लिए तो लीगली कंपेल्ड हो जाता है कंसिडरेशन को रिसीव करने के लिए या फिर उसको कुछ ना कुछ देने के लिए, ठीक है। और अगर प्रोमाइजर वहाँ पे कॉम्पिटेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो वहाँ पर एक टाइम बाउंडेशन हो जाती है जिसके अंदर उसको कुछ ना कुछ करना है, और उसको कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट पेमेंट उससे कुछ भी काम करवा लोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक तरह से हमारे जो अमाउंट होता है या फिर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको बचाने के लिए, टैक्स से बचने के लिए इस तरह की एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेट। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कि कोई भी डेट 3 साल का है तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है टाइम बेयर डेट में, और पार्टी अपना राइट को वहाँ पे लूज कर देती है, अपने राइट को रिकवर करने में, ठीक है। यानी कि 3 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। अगर डेटर प्रॉमिस करता है रिटन में कि वो डेट ले रहा है और वो खुद को बाइंड करता है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि मैं इस टाइम पीरियड के अंदर उसको पैसे दे दूंगा, तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, ये टाइम पीरियड जो 3 ईयर है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइम पीरियड वहाँ पे मेंशन जरूर होना चाहिए जिससे कि वहाँ पर ये एक लिमिटेशन बनी रहे कि इतने टाइम पीरियड तक आप उसका पैसा उसको वापस लौटा दोगे। नेक्स्ट आता है प्रॉमिस टू चैरिटीज़। अब यहाँ पे कभी कभी इस तरह के प्रॉमिस भी किए जाते हैं कि वो चैरिटी में कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, बिकॉज ये विदाउट कंसिडरेशन होता है। और अगर कोई भी प्रोमाइजर इस तरह की कोई लाइबिलिटी क्रिएट करता है किसी फेथ पर या फिर प्रोमाइजर की स्टैंड पर इस तरह की लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो वहाँ पे जो प्रोमाइजर होता है वो चैरिटी को पे तो कर सकता है, लेकिन वहाँ पर उसकी जो लाइबिलिटी है एक एक्सटेंड तक ही होती है। यानी कि वहाँ पर वो एक तरह से हम यहाँ पर जो प्रोमिसी की लाइबिलिटी है कुछ बन जाती है, ठीक है। यानी कि आप किसी को भी कुछ भी चैरिटी देते हो तो जिसको आप चैरिटी कर रहे हो उसकी भी आपके प्रति कुछ ना कुछ लाइबिलिटी वहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है। फिर आता है कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब यहाँ पर यह है जो कि हमारा सेक्शन 1 से 25 के अंदर डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 में।
नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये हमारे इफेक्ट नहीं करता। ये वाला जो रूल है वो हमारी वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करता है अगर किसी भी तरह का कोई भी एक्चुअल गिफ्ट दिया जा रहा है बिटवीन डोनर एंड डोनी, ठीक है। अगर कोई पर्सन कोई सर्टेन प्रॉपर्टी देता है किसी दूसरे को तो वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है और वहाँ पर वो डिमांड नहीं कर सकता कि वो उस प्रॉपर्टी को वापस ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन अब टैक्स से उसको बचना है तो वो क्या करता है कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे देता है। तो वहाँ पर क्योंकि उसको पता है कि अभी मेरे ऊपर टैक्स काफ़ी बन सकता है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए 2 साल 3 साल या कुछ सालों के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर दी दिखाने के लिए कि अरे ये तो मेरा एज अ गिफ्ट है, और फिर बाद में कुछ साल बाद उससे वापस ले ली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया गया है कि अगर आप किसी को इस तरह से कुछ भी गिफ्ट करते हो प्रॉपर्टी तो आप इस ग्राउंड पर उसको गिफ्ट कर रहे हो कि आप उसको उससे वो प्रॉपर्टी आगे जाके कभी वापस नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। क्योंकि अगर आपको कंसिडरेशन देना है, अगर कंसिडरेशन होगा फिर तो वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा, लेकिन आप एज अ गिफ्ट दे रहे हो तो फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते हो, ठीक है। फिर आता है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 185 में डिफाइन किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंसिडरेशन हो, ठीक है। हमारा एजेंसी जो होती है वो विद और विदाउट कंसिडरेशन सेम इफेक्ट पे काम करती है, ठीक है। जरूरी नहीं है इसमें कि हमारा इसमें कंसिडरेशन हो। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रेचुइटियस स्टेटमेंट। ग्रेचुइटियस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे बेलमेंट की बात की गई है, तो यहाँ पे भी ये कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि बेलर के लिए किसी भी तरह का कोई भी कंसिडरेशन हो, स्टिल उसको वो सारे राइट मिलते हैं जो कि एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उसको डिफाइन किए गए हैं, जो कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में बात करेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि एक बेलर को किस किस तरह के राइट दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करें तो ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 127 में डिफाइन किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का वो हमारा विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिमिशन। रिमिशन की बात करें तो ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के 163 सेक्शन में डिफाइन 63 में डिफाइन किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारा कोई भी एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बेसिस पर हो और या फिर हम उसको ड्यू करें, ठीक है। एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी कंसिडरेशन यहाँ पे किसी भी एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसको रिसीव करे या फिर उसको वो ड्यू करे, जो कि हमारे लॉ के अंदर रेमिशन की तरह वो जाना जाता है, ठीक है। तो यही थी ये सारी चीज़ें जिसमें ये बताया गया कि कहाँ कहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, और ये भी सारी चीज़ें हमारे लॉ के अंदर बताई गई कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ये देखती है कि जो पब्लिक है वो किस तरह से अपने टैक्स को बचाने के लिए इसका गलत तरीके से मिसयूज़ कर सकते हैं। वहाँ भी इस तरह के उन्होंने रूल्स बनाए हैं जिससे कि वो इस तरह की एक्टिविटी ना कर पाए। अब इसमें देखो एक चीज़ आती है कंसिडरेशन का, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो ये देखा जाता है कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या क्या डिफरेंस आ जाते हैं। तो एक डिफरेंस तो अभी हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन इंडियन लॉ में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बेसिस पर हो सकता है, लेकिन इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, ठीक है, वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। सेम वही अगर हम मूव की बात करें तो इंडियन लॉ के अंदर हमारा कंसिडरेशन मेन पार्टी से मूव किया जा सकता है थर्ड पार्टी को ऑन बिहाफ ऑफ द मेन पार्टी, ठीक है। जबकि इंग्लिश लॉ की बात करें तो वहाँ भी इसको मूव किया जा सकता है मेन पार्टी से, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन लॉ में कि एग्रीमेंट जो है वो हमारे नेचुरल लव एंड अफेक्शन पर बेस्ड है अगर वो रिटन और रजिस्टर्ड है, जबकि इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है। आप लव एंड अफेक्शन पे भी कर सकते हो, अपनी वाइफ को भी दे सकते हो, लेकिन सेम वही प्रोसीजर है, आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा
और आपको उसको रिटर्न में देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसकी वाइफ पर अगर वो प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो उसकी वाइफ पर टैक्स लग सके, ठीक है, क्योंकि एक लिमिट है उसकी वाइफ को भी वो रखने की, उसके बाद नहीं तो वहाँ भी टैक्स लग सकता है, तो वो भी आप उसको बिना रिटर्न और रजिस्टर्ड के आप उसको नहीं दे सकते हो। तो यही था आज का चैप्टर कंसिडरेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, हम कोशिश करेंगे उसको और भी क्लियर करने की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।